जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम पास आ रहा है। मैथ्स के हम लेक्चर्स कर रहे थे, कल भी हमने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर पढ़ा था। आज हम रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। दो लेक्चर आएंगे इसके और एमसीक्यूज की हेल्प से और डिफरेंट कंसेप्ट की हेल्प से इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। देखो, रिलेशन फंक्शन का अगर आप नोटिस करें, जो पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, देन रिलेशन पे जाएंगे, देन फंक्शन पे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखो, अगर आपने सेट वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जरूर उसको देखाना। पहले सेट देखोगे तभी ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। अगर नहीं देखा तो पहले सेट देखा हो। देखो, सबसे पहले हमें समझना है रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हमारे पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल दो सेट है, मैं सेट एक ले लेता हूँ। ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट है बी सेट है 1 2। इसकी डेफिनेशन समझ आओ, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दो हमारे पास अगर सेट है, यही बोल रहा है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ एलिमेंट हैं, ए और बी हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का? कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी। पहली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और बी के, हमें वो लिखने हैं। क्या लिखने हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और बी के, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ठीक है, अभी मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका बना के बताता हूँ। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर लेना है सेट ए और बी के एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेट ए का पहला एलिमेंट ले रहा हूँ 1, तो सेट बी का एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1। तो ये एक बन गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर सेट ए का एलिमेंट हमने 1 ही लिया और दूसरे का अब हमने 2 ले लिया, तो ये बन गया दूसरा। ठीक है, इसी तरह अब इधर से हमने 1 के तो हो गए, अब 2 के लेते हैं। यहाँ से 2 लेते हैं, आगे से 1 ले लेते हैं, तो 2 1, ये एक बन गया। फिर इधर से 2 लिया, आगे से 2 लिया, 2 2। देन यहाँ से फर्स्ट सेट से हमने लिया 3 और सेकंड सेट से हमने लिया 1 3 1, और फर्स्ट सेट से हमने लिया क्या? 3 और सेकंड सेट से हमने ले लिया 2। तो ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं किससे? सेट ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ए और बी के, जिसमें पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी इस तरह से लिखे जाते हैं सेट के अंदर, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा स्मॉल ए, पहला एलिमेंट वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से। ये तो डेफिनेशन है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, कोई भी दो ऑर्डर पेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर पेयर में ले लेता हूँ, एक ऑर्डर पे ए बी ले लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ 5 3। ठीक है, अब कह रहा है टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इक्वल तभी होंगे अगर इनका पहला एलिमेंट भी इक्वल हो, मतलब ए 5 के बराबर हो, और दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो, मतलब बी किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तभी हम इन ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका पहले एलिमेंट भी इक्वल हो और उनका दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो। इसी को हम बोलेंगे कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा। अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट इक्वल है, तो मतलब वो दो ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इफ अभी क्वेश्चन देखेंगे, अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट देन सो इज ए क्रॉस बी। देखो यार, सिंपल क्वेश्चन है। ए एक सेट है, मैं मान लेता हूँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, आप गिन सकते हो नेचुरल नंबर्स को, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे चलते रहते हैं। ठीक है, दूसरा बी, मेरे पास एक सेट है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास सेट है। कह रहा है कि अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इनके पूरे ऑर्डर्ड पेयर बनाना। वो बोल रहा है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट ही होगा, तो ऑब्वियस है इनफाइनाइट होगा। अगर एक भी इनफाइनाइट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय इनफाइनाइट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इनफाइनाइट है, इसके साथ इसके पेयर बना रहे हो तो इनफाइनाइट पेयर्स ही बनेंगे। इसका मतलब जब भी दो सेट हैं उनमें से एक इनफाइनाइट सेट है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जो नया सेट बनेगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, याद कर लो इस स्टेटमेंट को। और सेम स्टेटमेंट ये वाली है, अगर एक सेट है ए और दूसरा है बी, उनमें से अगर कोई एक भी एम्प्टी सेट है, खाली है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है,
यार ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए में बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें जितने मर्जी एलिमेंट हो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्टी सेट ही तो बनेगा। तो ये याद रखना, अगर ए और बी में से कोई एक एम्प्टी सेट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, ये टॉपिक है। अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आए, तो इक्वल नहीं होते हैं। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है यहाँ पर। ठीक है, सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। मैंने एक सेट ले लिया ए, उसमें एलिमेंट हैं ए और बी, दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, उसमें एलिमेंट हैं पी। ठीक है, अब इसका आप पहले खुद बनाओ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ ए और बी का, तो ए क्रॉस बी, उसमें क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, ठीक है, पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पे पी आएगा, ये पी है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, फिर यहाँ से पी आ गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लिया बी, और यहाँ से क्या आ गया पी, तो ए पी और बी पी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये ए क्रॉस बी, ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मैं बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, उसमें पहला एलिमेंट किससे आएगा, बी से, तो पी आ जाएगा, फिर एलिमेंट लेंगे ए से, ए आ जाएगा, देन पी आ जाएगा और बी आ जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि इक्वल होने के लिए अगर यहाँ पर ए है ना पहला एलिमेंट, तो इधर भी पहला एलिमेंट ए ही होना चाहिए, बट यहाँ पर पहला एलिमेंट पी है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं उनका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं सेम पे, वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, जो नोट्स पढ़े, अगर उनमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो अभी क्वेश्चन करेंगे, देखना सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, एक है x/3+1, दूसरा है y-2/3, ये किसके बराबर है, 5/3 और 1/3, इसके बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो हमने पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा x/3+1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के बराबर, और y-2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व भी करना है, तो x/3 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 - 1, इतना तो आई होप आपको आता होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3/3, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये x/3 है, तो ये 2/3 है, 3 कैंसिल, तो x की जगह क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर देखो आगे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, x की जगह 2 कहाँ पर आ रहा है, मतलब पहला एलिमेंट 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको एग्जाम में पूरा निकालना नहीं है, सिर्फ आंसर से मिलाना है। अगर मिल गया कोई ऑप्शन तो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे y = 1/3 + 2/3 हो जाएगा, तो 3 कॉमन नीचे आ जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 3, तो y की वैल्यू 1 है। तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल नोट हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उनका पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने ऑलरेडी सेट्स में भी आपको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर P में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, P एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट हैं, Q में कौन से एलिमेंट हैं, 1, 4 और 7। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर सपोज करो, ध्यान से सुनो, अगर एक सेट है A, उसमें m एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें m एलिमेंट्स, और एक सेट B है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पता है कितने एलिमेंट्स होंगे, इस m एलिमेंट को n एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है सर, नहीं समझ आया तो यहाँ पर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। Q क्रॉस P में हमने देखना है ना कितने एलिमेंट हैं। Q में कितने एलिमेंट हैं, गिनो यहाँ पे, 1 2 3। Q में एलिमेंट्स हैं 3, P में कितने एलिमेंट है उसने बोला 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 एलिमेंट होंगे Q क्रॉस P में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने साइड A में एलिमेंट हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने साइड B में एलिमेंट, उतने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेट का कंसेप्ट यूज होगा, मैंने सेट्स में पढ़ाया था। अगर A क्रॉस B जो है, इफ A क्रॉस B, पहले खुद भी ट्राई किया करो, A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट दिया हुआ है A और B का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, AX है, AY है, BX है, BY, हमें A निकालना है। तो देखो A क्या होगा, A में ये पहले वाले एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट B से, तो A में क्या आ जाएगा, ये पहला क्या है A, यहाँ पर पहला क्या है A,
यहाँ पर पहला क्या है बी और यहाँ पर पहला क्या है बी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो अगर आपको सेट्स याद है, मैंने सेट्स में आपको ये बोला था कि जब हम सेट में जो एलिमेंट लेते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर ए एक बार आ गया तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, ए को एक ही बार लिखेंगे, और बी अगर दो बार है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ए बी। तो ए बी कौन सा आंसर है? ऑप्शन है। ठीक है। सपोज करो यहाँ पर आपको पूछा होता कि ए क्रॉस बी अगर ये है, फाइंड करो बी, तो बी क्या होता है? बेसिकली बी होता है इसके दूसरे वाले एलिमेंट। दूसरा कौन सा एलिमेंट है? एक्स और वाई। ये वापिस एक्स है तो वापिस एक्स हम नहीं लेंगे, वापिस वाई है तो वापिस नहीं लेंगे, एक बार ले लिया तो एक्स वाई इसके एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? वो होता है m क्रॉस n। ये तो हमने देख लिया। अब अगर अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि किसी एक सेट के सबसेट कितने होते हैं, तो वो होता है 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल एक सेट में 3 एलिमेंट होंगे तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3 8। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट की हेल्प से हम एक क्वेश्चन करेंगे। अगर a ये हमारे पास सेट है 1 2 और b ये सेट है 3 4, हाउ मेनी सबसेट a क्रॉस b हैव? a क्रॉस b में कितने सबसेट होंगे हमें ये बताना है। पहले तो हम ये देखते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होंगे। तो वो कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? आप देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे? 4। ये तो निकल गए ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे। अब हमें बताना है ए क्रॉस बी में सबसेट कितने हैं। तो सबसेट करने के लिए 2 की पावर कर देते हैं जितने एलिमेंट हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 हो जाता है 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 16। ठीक है। किसी भी सेट के सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे निकालते हैं? किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे वो कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n। बट यहां पर बोला हुआ है कि हमें सबसेट किसके निकालने हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। पहले तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जितने ए में एलिमेंट है उसको बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। फिर 2 की पावर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सबसेट्स हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। एक दो चीज़ें हैं जो नोट्स में मैंने पढ़ाई हैं वो आपने याद रखनी है, फिर आपने क्वेश्चन में वो सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन फंक्शन का यहीं से क्वेश्चन आया था, आप पिछला पेपर उठा के देख लेना। नेक्स्ट इज रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन आर जो है, सपोज करो मैं डिफाइन करता हूँ सेट ए से सेट बी में। ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है, कोई एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है। 1 2 3 सपोज कर लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 5। मैं यहाँ से यहाँ पर कोई रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ये जो रिलेशन होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होगा। और इस रिलेशन में भी पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, बस सेम है। आपने याद रखना है रिलेशन किसी सेट ए से सेट बी एक क्या होता है? ये एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे, डेफिनेशन पे इतना जाने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने याद रखना है। देखो ये नोट ये कहता है कितने रिलेशन जो है बन सकते हैं ए और बी से। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो कितने टोटल रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो सेट ए से सेट बी, वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो कितने रिलेशन आप डिफाइन करोगे? जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे ना उतने ही आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो ए से बी तक। अब ए क्रॉस बी के सबसेट कैसे निकालते हैं? सिंपल है, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। सपोज करो ए में एलिमेंट है पी, बी में एलिमेंट है क्यू, तो पहले इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट क्या आ जाए? पी क्यू। तो सबसेट में कितने आ जाएंगे? 2 की पावर पी क्यू। इतने ही आप, यही सबसेट्स हैं, यही रिलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई बोले आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो सेट ए से बी, तो 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, कितने सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 2 की पावर पी क्यू, वेयर पी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट में। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट तक। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहां से आपको समझ आएगा। अगर ए हमारा एक्स वाई जेड है, बी हमारा 1 2 है, तो हमें बताना है कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं ए और बी से। ए से बी कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? तो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी के सबसेट गिनेंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट गिनने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है? 2 की पावर कितने एलिमेंट्स ए में हैं और कितने एलिमेंट्स बी में हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ये 6 एलिमेंट्स किस में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 6, कितने एलिमेंट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल है, जितने सबसेट्स होते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो निकालने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जितने सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उतने ही रिलेशन डिफाइन होते हैं एक साइड से दूसरे साइड पे। ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो मैं ये कल पढ़ाऊंगा, इतना अगर मैंने आपको पढ़ा दिया ना आज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कल करेंगे। पहले मैं इस जो आज पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करवा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना, 11th-12th में पढ़ते थे तब भी समझ नहीं आता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ईजी है, तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, इसलिए इसको 2 लेक्चर्स में आराम से पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देख लिया, अगर एक सेट हमारे पास ए है दूसरा सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और बी। ऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जांपल ए बी की फॉर्म में होगा, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, अगर 1 2 इक्वल है तो उसका पहला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलेंगे। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर एक भी इनफाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा, अगर एक भी एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। और ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, यहां से मैंने एग्जांपल से आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो हमने नोट में पढ़ा उसको हम यूज करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो सॉल्व करके इससे हम कुछ भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बताया था, अगर एक में 2 एलिमेंट हैं दूसरे में 3 एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 6 होंगे, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पर कंफ्यूज करती हैं, कितने एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कितने सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सबसेट पूछेगा, कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 2 की पावर 6 आ जाएगा। कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं ए से बी में, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, इनके रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली आज हमने इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करा है। और किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है, ये ऑलरेडी हमने कल कवर करा था, ठीक है। रिलेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया, और नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। कल हम देखेंगे मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशंस के आगे चीज़ें, एक बार मैं छोटा छोटा ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी हम कल इसको देखेंगे। देखो एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सपोज करो एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, उस रिलेशन में अगर ये जो 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं और वो किसको बिलोंग करें, रिलेशन को बिलोंग करें, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। मतलब ए बिलोंग करेगा आर को। सिमेट्री क्या होता है, अगर बी, सपोज करो ए बी बिलोंग कर रहे हैं ना आर को, तो बी ए बिलोंग करेगा। मतलब अगर एक सेट है उसमें 1 2 है, ध्यान से देखना, अगर एक सेट है उसमें 1 2 है तो 2 1 भी हो, अगर 2 1 भी हो, मतलब इसका उल्टा भी हो, 1 2 है तो 2 1 भी हो, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव होता है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी बी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 है किसी में, अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी हो, ठीक है, 1 3 भी हो, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो ऐसे को बोलेंगे ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में पता क्या था, 1 1 बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है, 2 2 बिलोंग करना, इस तरह से हो। अगर सपोज करो एक साइड में एलिमेंट है 3, तो 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो ये आपने याद है। इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ से, आपको होमवर्क भी दे दूंगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिलेशन आर इन द सेट, क्या हमें बताना कि यहाँ पर क्या है, सेट क्या है 1 2 3, रिलेशन क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, क्योंकि उसका यही रूल है कि जो भी एलिमेंट हैं वो उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 है, ठीक है, 1 2 है ना यहाँ पर, क्या यहाँ पर 2 1 है, 2 1 नहीं है। तो अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक होने के लिए अगर फॉर एग्जांपल 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखो 1 2 है, बिल्कुल है,
2-3 है, ठीक है, अगर 1-2 है 2-3 है तो 1-3 भी तो होना चाहिए। तो क्या 1-3 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब आर हमारा रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम बिलोंग करना चाहिए, मतलब अगर 1-2-3 है ना कहीं पर तो 1-1-2-2-3-3 होना चाहिए। अगर 1-2 है और 2-1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर 1-2 है 2-3 है तो 1-3 नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये रिलेशन इक्विवेलेंट भी नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन टिक हुआ है ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, इसको नहीं देखना आपने। एक रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन है, आपने बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन हम कल करेंगे, बट यहाँ तक आपने कवर करके इसका मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट JKSSB FA मैथ्स की प्लेलिस्ट है, अगर आपने मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे देख सकते हैं, और भी बाकी पोर्शन हमने ऑलमोस्ट करवाया, तो JKSSB FA की प्लेलिस्ट में आपके जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम PDF वगैरह शेयर कर देते हैं। और आप बच्चों के लिए मॉक टेस्ट जो है, जैसे स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का मॉक टेस्ट शेड्यूल है, वैसे ही हमने मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो शेयर किया है, किसका? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो उसमें पूरे एग्जाम रेलिवेंट जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेट शेड्यूल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया। आज शाम को एक स्मॉल वीडियो 2-3 मिनट की लाके मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने इनरोल करना है, ठीक है। हमारी वेबसाइट में, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है awakeningclasses.in, आप खुद भी जाके इनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वेट करो टिल इवनिंग। आपका टेस्ट वैसे भी 11 जैन से स्टार्ट होना है, पहला टेस्ट जो है आपका 11 जैन को होगा। तो टोटल 5 टेस्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे एग्जाम रेलिवेंट होंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारा ये पढ़ाने का वे पसंद आता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इससे हमें भी बूस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।